डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का यूनिट 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी द्विध्रुवीयता का अंत इसकी थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो डाउनलोड हो गई हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले वो दो वीडियो देखें, तभी उनको थर्ड वीडियो समझ आएगी। सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS ने जन्म लिया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स is association of sovereign states founded on December 8, 1991। 8 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल संप्रभु राज्यों के एक संघ ने जन्म लिया। इसका हेडक्वार्टर मिन्स्क बेलारूस में है और इसके फाउंडर थे रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। आप मैप में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का लोगो देख रहे हैं और आपको रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, यूक्रेन, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजबेरिस्तान, रिपब्लिक ऑफ अमेरिका एंड तुर्कमेनिस्तान नज़र आ रहे हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के सभी कंट्रीज। CIS में देश शामिल हैं आर्मेनिया, हम फिर से एक बार देखते हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। इसमें आपको लोगो भी CIS का नज़र आ रहा है और सभी देशों के आपको झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। चार्टर ऑफ CIS का चार्टर क्या कहता है? प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। कोऑर्डिनेटिंग फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति का समन्वय करना। हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य और पर्यावरण की समस्याओं का देखरेख करना। फाइटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध से लड़ना। कोऑपरेशन इन डिफेंस पॉलिसीज एंड गार्डिंग बॉर्डर्स, जो बॉर्डर्स के सीमा के साथ विवाद हैं उनको हल करना और एक विदेश नीति बनाना। सोशल इश्यूज एंड इमाइग्रेशन पॉलिसीज, सामाजिक मुद्दे हल करना और इमाइग्रेशन मतलब एक देश से दूसरे देश जाने की नीतियां बनाना। कोऑपरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉमन इकोनॉमिक स्पेस, एक कॉमन आर्थिक जगह बनाना। डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छा संचार के साधन और आने जाने के साधन की निर्माण करना। शॉक थेरेपी, जैसा को आप नाम से ही नज़र आ रहा है, इट इज़ द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन socialist system to a democratic capitalist system which was influenced by the World Bank and IMF, International Monetary Fund, came to be known as shock therapy। शॉक थेरेपी एक इस तरह की आघात थेरेपी थी, आघात था जिसमें रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप ने भाग लिया और
इसको इन्फ्लुएंस किसका मिला? विश्व बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आघात से उपचार, शॉक थेरेपी का मतलब क्या हुआ? आघात से उपचार। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी से कम्युनिस्ट की तरफ मुड़ गई। पहले सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, अब कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? संपत्ति का निजीकरण हो गया। पहले जो संपत्ति थी वो राज्य के हाथ में थी, अब संपत्ति किसके पास चली गई? प्राइवेट प्रॉपर्टीज के पास चली गई। निजी फर्मों का उदय हुआ जो प्राइवेट फर्म्स बन गईं और मुक्त व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू हो गया। विदेशी निवेश मतलब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो गया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? शॉक थेरेपी से ये परिणाम हुआ कि सोवियत संघ के देशों के बीच गठबंधन का व्यापार टूट गया। सोवियत संघ की औद्योगिक संरचना ढह गई। सोवियत संघ की रूसी मुद्रा रूबल थी जिसमें गिरावट आ गई। जो इतने सालों से पुरानी सामाजिक कल्याण प्रणाली चली आ रही थी वो नष्ट हो गई। अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए और एक माफिया वर्ग का उदय हुआ। सरकार ने सब्सिडी को वापस ले लिया जिसने लोगों के बड़े हिस्से को गरीबी में धकेल दिया। वित्तीय संस्थान और कम से कम 1500 बैंक दिवालिये हो गए। कमजोर संसद के साथ एक मजबूत राष्ट्रपति बना। गैरेज सेल आपने नाम सुना होगा। इतिहास में सबसे बड़ी गैरेज सेल शॉक थेरेपी के कारण हुई। इस गैरेज सेल में क्या किया गया? सोवियत संघ के मूल्यवान उद्योगों को बहुत कम कीमत पर बेचा गया। इससे रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आने से मुद्रास्फीति के कारण लोगों का पैसा बहुत बर्बाद हो गया। 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेचे गए। तो आप किस प्रकार देखते हैं, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो शॉक थेरेपी की वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था में बदल गई और गैरेज सेल से सोवियत संघ को बहुत अधिक नुकसान हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत रूसी संबंध। भारत और रूस में किस प्रकार के संबंध हैं। इंडिया मेंटेन्ड ए कॉर्डियल रिलेशंस विद रशिया। भारत ने रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हैं, मतलब रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। रशिया भारत में सुरक्षा के लिए विभिन्न साधन देता है, विभिन्न हथियार देता है। ग्रेटर स्पेस फॉर रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद के लिए अधिक से अधिक स्थान दिया गया। नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको आपसी बातचीत के साथ हल किया जाता है। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया और रशिया के संबंध अच्छे होने से रशिया को भी लाभ हुआ और इंडिया को भी लाभ हुआ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। भारत रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है।
Russia has collaborated with India over many scientific projects. रूस ने भारत के साथ कई वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग दिया है। बहुत से स्पेस प्रोग्राम में, साइंटिफिक प्रोग्राम में, साइंटिफिक प्रोजेक्ट में रशिया ने भारत का साथ दिया है। बेनिफिट्स टू इंडिया, भारत को क्या लाभ हुए हैं? इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर। कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बहुत सहयोग मिला है। एनर्जी सप्लाईज, ऊर्जा की सपूर्ति मिली है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ख़त्म करने में दोनों देश एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। रशिया के रिलेशंस से अच्छे होने से इंडिया जो है मध्य एशिया तक व्यापार में पहुंच पाया है, और रशिया के संबंध अच्छे होने से चीन के साथ उसके जो संबंध हैं वो संतुलित हैं। मतलब चीन अपनी मनमानी करने से डर रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध आपस में अच्छे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में संबंध। द रिलेशनशिप वॉज वार्म अंडर द रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन until the NATO bombing of Yugoslavia in 1999 and has since deteriorated significantly. रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन, जो कि 1991 से 1999 तक रहे, उनके समय में यूगोस्लाविया पर बमबारी करने तक संबंध अच्छा था, और तब से यह काफ़ी हद तक खराब हो गया है। इसमें आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा है। कार्टून में एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने अपने हाथ में एक कैप उठाई हुई है, और वो एक स्टेज पर है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, आपको कब तक लगता है कि अमेरिका महाशक्ति के मंच पर रहेगा? तो अमेरिका महाशक्ति के मंच पर तब तक रहेगा जब तक चीन, रूस, भारत, यूरोपीय संघ अमेरिका का साथ नहीं छोड़ते। चीन को छोड़कर मंच पर कौन सा देश इंतजार कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि मंच पर कौन से देश इंतजार कर रहे हैं? 3 देश इंतजार कर रहे हैं, रूस, भारत और यूरोपीय संघ। चीन को कार्टून में क्यों दिखाया गया है? चीन को कार्टून में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि चीन जो है एक ताकतवर कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, और अमेरिका की जगह ले सकता है, क्योंकि उसमें अमेरिका की जगह लेने की क्षमता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का कार्टून क्वेश्चन आता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।